This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में आबाजान मैडम उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा मैडम उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दिनेश चंद्र सिंह उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गर्मा बेश जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जो उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्ता जैन जो उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शोभा गुप्ता जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी आज की फैकल्टी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुशील कुमार जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारे आश्रम के कामों में विशेष रुचि लेते हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग अभी तक चर्चा कर रहे थे, ये किताब है, इस किताब की चर्चा कर रहे थे। इसमें इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर बाय डॉक्टर वॉल है, और ये नेडेजा जी ग्रोगोरोवा इनकी लिखी हुई किताब है। इस पर मूल चर्चा किया था और डॉक्टर वॉल के कंसेप्ट को एक साइंटिफिक कैसे आधार मिला, उसकी एक भूमिका हम लोगों ने तैयार किया था। और हमारे चाइनीज मेरिडियन में जो हमारी चाइनीज मेरिडियन थी और हमारे जो चक्र सिस्टम था, ये सिस्टम कैसे जस्टिफाइड है, इस पर भी हमने चर्चा किया था। और अपने पारंपरिक तमाम जो मान्यताओं के आधार पर जो हिंदू और तमाम अनेक धर्मों में मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं पर भी एक कहीं न कहीं एक विहंगम दृष्टि मिलती है हमको इनसे पढ़ने पर। अब हम लोग चर्चा करेंगे चाइनीज जो मेरिडियन है। तो इसमें ब्योल, प्रोफेसर पार्क जीवो के बाद जो ब्योल मेरिडियन कंसेप्ट आया, उसमें हम लोग को चर्चा कर रहे थे, उसी को चर्चा के साथ आगे बढ़ाएंगे सुधा पाठक जी के साथ। ओवर टू सुधा जी, मैं शेयर कर दे रहा हूँ। सबसे पहले अरविंद सर का अभिनंदन करते हुए क्लास में उपस्थित सभी साथियों का मैं स्वागत करती हूँ। तो साथियों, अभी तक सर हमें थ्योरी पार्ट समझा रहे थे, बता रहे थे। बहुत ही अच्छे ढंग से सर ने हर एक चीज, मेरिडियन, चक्रा, सबके बारे में भी, सब पर भी चर्चा की थी। तो इस तरह से हम हमेशा से जानते हैं कि प्रैक्टिकल और थ्योरी एक दूसरे के पूरक हैं। प्रैक्टिकल के बिना थ्योरी और थ्योरी के बिना प्रैक्टिकल दोनों ही अधूरा है। दोनों का ही ज्ञान होना हमारे थेरेपिस्ट के लिए बहुत जरूरी है। थ्योरी की क्लासेस हमेशा होती रहती है और प्रैक्टिकल की क्लास भी हम आगे पीछे हमेशा होता ही रहता है। एक बहुत ही ये है, इसमें बेसिक चीज है ब्योल मेरिडियन के बारे में जानना, जिसके बारे में पहले भी हमने चर्चा कर रखी है। और आज एक बार फिर से क्लास में हम इसके जो बचे हुए पार्ट हैं उस पर चर्चा करते हैं। यांग मेरिडियन के पाथवे, ओरिजिनल पाथवे, और उसके मेरिडियंस के पॉइंट्स को देखते हैं, के लोकेशन को देखते हैं। तो इस डायरेक्ट मेरिडियंस पर आने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि प्रैक्टिकल में कहीं भी हम जब जाते हैं, कहीं भी प्रैक्टिकल में मेरिडियंस को हम अगर ये एक सड़क की तरह माने, तो कहीं भी हम जाने से पहले, किसी भी जगह जाने से पहले उसके एक्यूरेट, या तो एड्रेस को हम जानते हैं, एड्रेस अगर हमें पता होगा, लेकिन साथ साथ अगर लैंडमार्क में पता होगा तो उस जगह पर पहुंचना हमारे लिए और भी सुगम हो जाएगा। अब बिना किसी भी रुकावट के, बिना किसी के पूछने के हम आराम से वहां पहुंच जाएंगे। तो इसी तरह से अगर हम मेरिडियंस की बात करें, तो मेरिडियन में हम जब पॉइंट्स लगाते हैं, तो पॉइंट्स लगाते हैं, हम सभी जानते हैं कि जैसे हमारे ब्रह्मांड में है, जैसे हमारे चाइनीज विद्वानों ने बताया, जैसे ब्रह्मांड में वैसे ही हमारे पिंड यानी शरीर में है। और उसको भी उन्होंने बड़ी सरलता के साथ प्रैक्टिकल में हम आसानी से इसको जान सके, इसलिए हमारे पिंड यानी हमारे शरीर की भी तुलना उन्होंने तुलना हमारे हाथ और पैरों से कर दी है। हमारे हाथ में भी हमारे शरीर का एक मेरिडियन में एक पॉइंट जितना हमारे शरीर में है वो हमारे हाथ में है, जिसको कि ब्योल मेरिडियन के माध्यम से उन्होंने हमारे सामने रखा है। जिससे कि बहुत ही आसान तरीके से शरीर के उन पार्ट में जहां हम पॉइंट्स का एप्लीकेशन, मैग्नेट नहीं लगा सकते हैं, थेरेपी नहीं दे सकते हैं, वहां अगर हम हाथ को एकदम बिल्कुल उसी तरह से उसके साथ तुलना करने के बाद उस जगह पर अगर लगाते हैं, मेरिडियंस पर, उसी पॉइंट पर अगर ST36 ओरिजिनल में लगाते हैं और उसको सेम
फिर हम अगर ST36 को बेउल में लगाते हैं तो दोनों का इफेक्ट तो सेम आता ही है, लेकिन सुविधा हमारे लिए ये हो गई कि ST36 को हम जहाँ दिक्कत से पैर में ओरिजिनल में लगाते हैं, अगर वहाँ दिक्कत होता है, या ST36 तो फिर भी हम लगा सकते हैं। अगर मैं K1 की बात करूँ या हमारे ST के और भी 30 पॉइंट्स हैं, इन सबों की बात करूँ, इसको लगाने में दिक्कत होता है, तो उसको अगर हम बेउल में लगाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, हमारे थेरेपिस्ट के लिए भी और एक पेशेंट के लिए भी। इसमें आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि लैंडमार्क की भी मैंने बात की, तो हमारे विद्वानों ने भी बहुत ही आसानी से, कि प्रैक्टिकल हमारे लिए आसान हो जाए, हम चाहे ऑफलाइन क्लास करें या ऑनलाइन कहीं भी बैठकर क्लास करें और ट्रीटमेंट दें, तो हमें समझ में आ जाए, बहुत आसानी से समझ में आ जाए और एक्यूरेट हो रहे हमारा पॉइंट का लोकेशन। इसके लिए उन्होंने 2 लैंडमार्क के बारे में बताया। लैंडमार्क की जरूरत तो हमें वैसे, अगर हम हाथ में देखते हैं, हमारे अपने पाम में देखते हैं, तो हाथ में, फिंगर में हमें जरूरत नहीं होती है, क्योंकि फिंगर में हमारे हाथ में हमारे जॉइंट्स हैं, फर्स्ट जॉइंट, सेकंड जॉइंट, थर्ड जॉइंट, या बात, पित्त, कफ, ये इस जॉइंट के माध्यम से हम कर सकते हैं। अगर इंडेक्स फिंगर की बात करूं, इसमें अगर लंग्स को अगर देखना हो, लंग्स के या पेरिकार्डियम किसी को भी अगर देखना हो, तो हम ये बोल सकते हैं कि पित्त जॉइंट और बात जॉइंट के बीच में हाफ ऑफ मैग्नेट, ये आसानी से समझा सकते हैं। ये सब आप लोग भी समझते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार मैं समराइज करना चाहूंगी। तो इस तरह से पामर हाथ में बड़े आसानी से, फिंगर में हम बड़े आसानी से लगा सकते हैं। फिंगर में चाहे वो आगे हो या डोर्सल साइड में हो, कहीं भी हम आसानी से इन जॉइंट्स के माध्यम से बहुत ही आसानी से हम लगा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है, चाहे हमें एफर्ट तब लगाना होता है, समझने की जरूरत तब होती है जब हम पामर साइड में आते हैं या डोर्सल साइड में जाते हैं। उसमें भी पामर साइड में भी 3-4 रेखाएं कमोवेश सबों के हाथ में होती है, जिसको आधार मानकर लैंडमार्क की तरह हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर डोर्सल साइड में अगर आते हैं तो यहाँ हमें कुछ नहीं मिलता है। यहाँ अगर हम देखना चाहे, अब अगर हम किसी भी एक पॉइंट के बारे में जानना चाहे, UB21, 22, तो उसके लिए हमें हमारे लैंडमार्क की जरूरत पड़ेगी। उसको हम अगर कंपेयर करेंगे गवर्निंग वेसल्स और कंसेप्शनल वेसल्स, तो उससे बड़ी आसानी के साथ हम उस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, चाहे किसी भी मेरिडियन के किसी भी पॉइंट तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये दोनों को ही लैंडमार्क क्यों चुना, ये भी सवाल आता है कि दूसरे UB मेरिडियन को भी लैंडमार्क चुन सकते थे, लेकिन ऐसा इसलिए किया कि जितने भी मेरिडियन है हमारे, हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में 12 मेरिडियंस हैं और 2 उनके कंट्रोल वेसल्स हैं या मेरिडियन हैं। तो CV और CV एंड GB गवर्निंग वेसल्स को ही लैंडमार्क इसलिए बनाया कि हम सभी जानते हैं कि वो यूनिलेटरल है, यूनिलेटरल ही नहीं, बिल्कुल हमारे शरीर के बीचों बीच। CV की बात करूं तो वो हमारे इन साइड में बिल्कुल बीचों बीच, शरीर के बीचों बीच है। और GB की अगर बात करूं तो वो भी हमारे डोर्सल साइड, स्पाइन के जस्ट ऊपर मतलब स्पाइन के साथ जा रहा है, ऊपर होते हुए, हमारे हेड रीजन से होते हुए, कहीं भी इसके ये में पाथवे में कोई चेंज नहीं है, एक सीधी लाइन में। सिर्फ इसके पॉइंट के डिस्क्रिप्शन को हमें जानना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन सा पॉइंट है, नहीं तो इसका पाथवे में कहीं कोई चेंज नहीं है। जितने सारे हम मेरिडियन देखेंगे, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पाथवे में चेंजेस आता है। बहुत कम ही मेरिडियन है जिसके पाथवे में चेंज नहीं आ रहा है, नहीं तो सब में आ रहा है। लेकिन GB और CV में कोई एक तो यूनिलेटरल है, दूसरा कि इसके पाथवे में कोई चेंज नहीं है। इसलिए इसको लैंडमार्क बनाया है कि इसके सहायता से हम और भी मेरिडियंस के बारे में जान सके। तो अभी तक तो हमने देखा यिन मेरिडियन के बारे में, सारे यिन मेरिडियन के प्रैक्टिकल में हमने मेरिडियन में पॉइंट्स को देख लिया, समझ गया कि किस तरह से हमें करना है। यांग में भी हमने 3 मेरिडियन को देख लिया है, 2 मेरिडियन को देखा है, सॉरी, 2 LI और ट्रिपल वार्मर। आज हम SI से शुरुआत करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरुआत करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि SI हमारे हाथ में पाए जाने वाला तीसरा यांग ऑर्गन है। अगर मैं सीक्वेंस वाइज करूं, जो हमारे चार्ट में और बुक्स में दिया रहता है, तो ये चार्ट में जो ये नंबरिंग नहीं, सीक्वेंस वाइज, सीरीज वाइज से दिया गया है, उसमें हाथ में पाए जाने वाला तीसरा यांग ऑर्गन है। हम सभी जानते हैं कि ये हार्ट का कपल यांग ऑर्गन है, हार्ट का कपल यांग ऑर्गन है। स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर हम इसके पाथवे को ओरिजिनल में देखें, तो इसका ओरिजिन हैंड के स्मॉल फिंगर आउटर साइड में नेल के एंड से होता है। सभी जानते हैं कि हैंड के, अगर ओरिजिनल की बात करूं, हैंड के नेल से आउटर साइड से शुरुआत होती है, फिर वो वहां से आगे बढ़ता है। इसको हम ओरिजिनल में अपने बुक के ट्रेटाइज 1 की सहायता से भी देख सकते हैं। ट्रेटाइज 1 में पेज नंबर 191, इसमें हम बड़े आसानी से देख पा रहे हैं कि वो ओरिजिनल में बढ़ते हुए हमारे रिस्ट पर SI5 नंबर रिस्ट पर आ रहा है। उसके बाद SI8 बिल्कुल हमारे एल्बो जॉइंट पर आ रहा है। इसके बाद ये मेरिडियन आगे बढ़ते हुए
हमारे सोल्जर जॉइंट पर आकर SI10 सोल्जर जॉइंट पर आ रहा है। उसके बाद फिर ये अपना पाथवे, जैसा कि मैंने बताया थोड़ा बहुत, एक तो ये बायलेटरल है, CB और GB की तरह यूनिलेटरल नहीं है, बायलेटरल है, और दूसरी बात कि अपना पाथवे चेंज कर रहा है। तो ये SI10 के बाद SI11 ये स्केपुलर रीजन में एंटर करता है, पीछे साइड से, यांग साइड से। फिर वहां से फिर यह SI11 से फिर आगे बढ़कर या फिर सोल्जर जॉइंट या क्लेविकल एरिया में, क्लेविकल बोन के एरिया में SI12, उससे थोड़ी एक कोण की दूरी पर SI13, फिर यह हमारे नेक वाले रीजन में एंटर करता है। SI14, SI15, SI16 तक हमारे नेक वाले रीजन में है। वहां से आगे बढ़कर हमारे जॉ में जाता है, हमारे ईयर लोब के जस्ट नीचे जॉ का एरिया है, ईयर लोब के जस्ट नीचे वहां SI17, SI18 हमारे नोज के जस्ट सामने, SI18 हमारे SI17 से SI18 नोज से कुछ दूरी पर SI18 होता है, और SI19 बड़े बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। हमारे ईयर का जो ये मिडिल पार्ट है, जहां ग्रूव रहता है, वहां SI19 है। तो आप कहेंगे कि प्रैक्टिकल में ब्योल का करा रही, लेकिन ओरिजिनल पाथवे को क्यों बता रही हूँ? अगर ओरिजिनल पाथवे याद रहेगा तो अगर मैं SI18 की ही अगर बात करूं तो ओरिजिनल का हमें पता है कि SI18 नाक के साइड में है, नाक के ईयर साइड में है। तो इसको अगर हमें ओरिजिनल में पता है तो हम ब्योल में अगर लगाने लगेंगे तो अपने हाथ में हम सभी जानते हैं कि यह उभार, थंब का उभार नाक वाला एरिया है, नोज रीजन है हमारा। तो नोज के जस्ट सामने ईयर वाले रीजन में SI18 है, तो इसको आधार मानकर, नाक वाले रीजन को आधार मानकर SI18 को हम यहाँ लोकेट करेंगे तो वह सही होगा। इसलिए इसका तो एक एग्जाम्पल दिया, इसलिए मैंने बताया कि ओरिजिनल अगर हमें पता होगा तो बहुत आसानी से हम प्रैक्टिकल में भी, ब्योल में भी इसको ओरिजिनल के आधार पर ब्योल में बहुत आसानी से हर एक पॉइंट को हम लोकेट कर सकते हैं। तो अब ये सारी बातें देखने के बाद कुछ बातें हम SI मेरिडियन के बारे में जानते हैं, जिससे कि हमें एक जगह पूरा SI के बारे में डिस्क्रिप्शन हमारे पास अवेलेबल रहे। तो हम जानते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉइंट 19 होते हैं। SI मेरिडियन की फायर एलिमेंट का यांग ऑर्गन है, हर्ट का कपल ऑर्गन है, उसमें 19 पॉइंट होते हैं। ऑर्गन क्लॉक के अकॉर्डिंग कॉस्मोस से एनर्जी पाने का टाइम इसका दोपहर में 1 से 3 PM तक होता है। इसका टोनिफिकेशन कलर है रेड, तथा स्टमक की मदर है तथा गॉल ब्लैडर का सन है। इसका ऑर्गन सोर्स पॉइंट है या डार्कनेस पॉइंट है इसका SI4। अलार्म या फ्रंट शू पॉइंट है CV4। एसोसिएटेड पॉइंट या बैक शू पॉइंट है इसका UV27। लियो कनेक्टिंग पॉइंट या हॉटनेस पॉइंट है SI7। एक्यूमुलेटिंग या जी क्लेफ्ट पॉइंट है SI6। हॉररी या इसका अपना पॉइंट, ओन पॉइंट है इसका SI5। मेटल या वात पॉइंट या जिंगविल पॉइंट है इसका SI1। इसका मैंने पिछली क्लास में बताया था कि यांग में आकर ये मेटल, इसका जिंगविल पॉइंट या यांग स्प्रिंग पॉइंट, ये सब का सीक्वेंस, इसका सीरीज है वो चेंज हो जाता है। तो इसे मेटल की बात कर रहे हैं तो मेटल या वात पित्त पॉइंट या जिंगविल पॉइंट, जो कि यंग ऑर्गन में हमारा जिंगविल पॉइंट था वुड पॉइंट, लेकिन ये इसकी बात हो रही है, यांग ऑर्गन की बात हो रही है। तो इसमें मेटल पॉइंट, जिंगविल पॉइंट है इसका SI1। वाटर या पित्त पॉइंट है इसका, यांग स्प्रिंग पॉइंट है SI2। वुड या शू स्ट्रीम पॉइंट है इसका SI3। फायर या जिंग रिवर पॉइंट है इसका SI5। अर्थ या कफ पॉइंट या हीशी पॉइंट SI8। टोनिफिकेशन या मदर पॉइंट है SI3। सेडेशन या सन पॉइंट है इसका SI8। इसके बाद SI के बारे में ये सारी बातें, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में ये बातें जानने के बाद अब एक एक करके इसका हम ब्योल में पॉइंट वाइज लोकेशन देखते हैं। तो इसके लिए हम अपने ब्योल चार्ट को देखते हैं। तो जिस तरह की, जैसे कि मैंने बताया अभी कि ये डोर्सल साइड में है और इंडेक्स फिंगर से इसकी स्मॉल फिंगर से इसकी स्टार्टिंग हो रही है। तो स्मॉल फिंगर से स्टार्टिंग हो रही है तो हम सभी जानते हैं कि इंडेक्स फिंगर को ब्योल में हम हैंड से डिनोट करते हैं। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि हमारे ब्योल चार्ट में अगर हम देखें तो SI1 का लोकेशन है हमारे इंडेक्स फिंगर में, नेल जहां स्किन से सटा रहता है उस जगह पर है, और रिंग फिंगर के साइड में, इंडेक्स फिंगर में रिंग फिंगर के साइड में नेल जहां स्किन से सटा रहता है वहां SI1। वहां से हाफ मैग्नेट की दूरी पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो SI2। हाफ मैग्नेट दूरी पर SI3। तो अभी हमने देखा भी था कि वह आगे बढ़ते हुए SI5-6 तक वो बिल्कुल रिस्ट ज्वाइंट तक बिल्कुल सीधी लाइन में चलती है ओरिजिनल में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं SI5 पर बाद ज्वाइंट पर आ रहा है, फर्स्ट ज्वाइंट पर आ रहा है SI5। वहां से हाफ
मैग्नेट की दूरी पर SI6, फिर इसके बाद यहाँ से कम एक मैग्नेट की दूरी पर, एक मैग्नेट की दूरी पर SI7, 2 मैग्नेट की दूरी पर या पित्त जॉइंट पर या पित्त जॉइंट पर SI8 पॉइंट आ रहा है। इसके बाद जैसा कि हमने देखा था ओरिजिनल में भी SI8 और SI9 और SI9 के बीच में, SI8 जहां तक एल्बो जॉइंट पर है, SI9 हमारे शोल्डर जॉइंट के आसपास आ रहा है। तो इतनी ही दूरी का यहाँ पर 3 या 4 मैग्नेट की दूरी पर SI9 का लोकेशन है। या इसको हम अगर दूसरी तरह से देखें तो इसको हम ट्रिपल वार्मर 13 या Li14 के साथ इसको हम देख सकते हैं। ऐसा Li14 का जहाँ लोकेशन हमें आ रहा है हमारे ब्योल में, Li14 के जस्ट हॉरिजॉन्टल अगर हम सीधे आ जाए, हॉरिजॉन्टली सीधे आ जाए, तो उससे हाफ मैग्नेट या हाफ मैग्नेट से भी कम दूरी पर SI9 का हमें लोकेशन मिल जाता है। तो इसमें उम्मीद है कि ये समझ पा रहे होंगे। Li14 से हॉरिजॉन्टली अगर स्ट्रेट लाइन हम इंडेक्स फिंगर में ही बढ़े तो एक साइड Li है, दूसरी साइड SI है। Li14 के हॉरिजॉन्टली अगर आगे बढ़े तो उससे सटा कर हाफ मैग्नेट की दूरी नहीं, उससे भी कम या सटा हुआ एक सटे हुए मैग्नेट में ही SI9 का लोकेशन हमें मिल जाएगा। फिर Li9 और Li10 के बीच में हाफ मैग्नेट का डिस्टेंस है। फिर जैसा कि हमने देखा था कि ओरिजिनल में Li10 के बाद Li11 के बाद हमें Li11 देखा था, स्कैपुलर रीजन में है। तो इस तरह से इसमें Li10 हमारे ब्योल चार्ट में Li10 और Li11 के बीच में काफी डिस्टेंस है। और Li11 को हम लोकेट करने के लिए फिर अपने लैंडमार्क की सहायता ले सकते हैं, जो मैंने अभी जीबी मेरिडियन कहा था, या अगला हमारा होगा गॉल ब्लेडर या यूबी मेरिडियन के पॉइंट्स को आधार बना करके हम उसको Li11 को हम लोकेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जानते हैं कि जीबी मेरिडियन हमारे थंब में, यहाँ जीबी मेरिडियन का अगर मेरिडियन को अगर खींचे तो जीबी मेरिडियन हमारे थंब में बीचों बीच अगर एक लाइन खींच दें तो उस पर जीबी के सारे पॉइंट आ जाएंगे। थंब में पीछे साइड से, थंब में अगर पीछे साइड से हम लाइन खींचे तो अगर थंब में पीछे साइड से लाइन खींचे, थंब के बिल्कुल बीचों बीच मिडिल में अगर लाइन खींचे तो जीबी मेरिडियन का लाइन इसमें आ जाएगा, जीबी मेरिडियन का पाथवे इसमें आ जाएगा। और GB14 हम देख रहे हैं कि हमारे फर्स्ट जॉइंट में, थंब के फर्स्ट जॉइंट में GB14 का लोकेशन है। तो अभी हम बात करते हैं SI11 की। SI11 के लिए हम GB14 को अगर आधार मानते हैं, GB14 से हाफ मैग्नेट ऊपर GB13 है, और GB13 से 2 मैग्नेट अगर ऊपर आते हैं एक स्ट्रेट लाइन में मिडिल थंब के बीचों बीच अगर 2 मैग्नेट ऊपर आते हैं तो हमें GB12 का लोकेशन मिल जाता है। GB12 के लोकेशन पर जब हम पहुंच जाते हैं तो हमें यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हमें बहुत आसानी से मिल जाएंगे, जैसे UB का 13 नंबर, UB का 37 नंबर। हम जानते हैं कि UB के चैनल दोनों, आगे हम देखेंगे UB के दोनों चैनल एक साथ चलते हैं बहुत जगह पर। तो इसमें हम GB12 को आधार बनाकर UB13 को हम लोकेट कर सकते हैं, UB37 और UB37 को जब हम लोकेट कर लेते हैं तो ये सारी चीजें इंडेक्स फिंगर के साइड में, थंब के बीचों बीच से चलते हुए इंडेक्स फिंगर के साइड में आ रही है। तो जब हम इसको लोकेट कर लेते हैं इंडेक्स फिंगर के साइड में UB37, उससे हाफ मैग्नेट का हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस लेंगे। हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस की मैं बात कर रही हूँ, वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस लेंगे। UB37 से हाफ मैग्नेट डिस्टेंस लेंगे और स्लाइटली नीचे, बिल्कुल इक्वल नहीं होगा, हॉरिजॉन्टली बिल्कुल इक्वल नहीं होगा, बल्कि UB37 से हाफ मैग्नेट डिस्टेंस पर, हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस पर SI11 का लोकेशन हमें मिल रहा है। SI11 स्मॉल इंटेस्टाइन का 11 नंबर में मिल रहा है। फिर इसके बाद अगर स्मॉल इंटेस्टाइन 12 की अगर मैं बात करूं तो इसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। इसको भी हम अपने लैंडमार्क की हेल्प से बहुत आसानी से देख सकते हैं। गवर्निंग वेसल का 13 पॉइंट, जिसकी अभी हमने चर्चा की थी, गवर्निंग वेसल्स 14 से हाफ मैग्नेट ऊपर 13 है। 13 से अगर हॉरिजॉन्टली हम आगे आए तो कम से कम 2 मैग्नेट की दूरी पर हमें SI12 मिल जा रहा है। SI11 से स्लांट लाइन अगर खींचते हैं और GB13 से हॉरिजॉन्टली 2 मैग्नेट की दूरी पर अगर हम पॉइंट लगाते हैं तो वह होगा हमारा SI12 का पॉइंट होगा। फिर इसके बाद जैसा कि हमने देखा था कि इसके बाद फिर ऊपर की तरफ ही आती है, स्कैपुलर रीजन से होते हुए फिर ऊपर की तरफ आती है। तो SI12 और SI13 के बीच में हाफ मैग्नेट का हॉरिजॉन्टली और स्लांट, एक स्लांट लाइन है और हॉरिजॉन्टली स्लांट लाइन है, हाफ मैग्नेट की दूरी पर है, या इसको
ब्लैडर 11 से भी हम रिलेट कर सकते हैं, या जीबी 13 से भी इसको SI13 को बड़ी आसानी से हॉरिजेंटली एक मैग्नेट की दूरी पर, जीबी 13 से एक मैग्नेट की हॉरिजेंटली दूरी पर अगर हम पॉइंट लगाते हैं तो बहुत ही आसानी से हमें SI13 का लोकेशन मिल जाएगा। फिर SI13 से SI14 में हाफ मैग्नेट की दूरी है, SI15 में भी हाफ मैग्नेट की, SI14 15 में हाफ मैग्नेट की दूरी है। इसके बाद जैसा कि हमने देखा था कि यह हमारे ऊपर हमारे हेड रीजन में, चाहे फेस वाले रीजन में एंटर करती है, नेक से होते हुए ऊपर वाले रीजन में, हमारे नेक के रीजन में एंटर करती है। SI15 से SI16 का अगर मैं लोकेशन देखूं तो 2 मैग्नेट की दूरी है, 2 मैग्नेट की दूरी है थंब में, इंडेक्स साइड में। SI15 और SI16 में 2 मैग्नेट की दूरी है, थंब साइड में, इंडेक्स साइड में जा रहा है, और इसके लिए हम बड़ी आसानी से ट्रिपल वार्मर को हम आधार मान सकते हैं। ट्रिपल वार्मर 16 से बिल्कुल सटा हुआ, अगर दोनों पॉइंट को लगाना रहे तो थोड़ा भी गैप नहीं रहेगा, दोनों सटा हुआ रहेगा। ट्रिपल वार्मर 16 के जस्ट सामने SI16 नंबर में मिल रहा है, ये दोनों आसपास मिल रहा है। और ट्रिपल वार्मर 16 के बारे में तो कल हमने बात की थी कि अगर इसको हम इससे देखें, गवर्निंग वेसल GB15 से अगर देखें तो GB15 से हाफ मैग्नेट ऊपर अगर लेते हैं तो ट्रिपल वार्मर के लाइन वाले मेरिडियन में हमें GB16 और इससे सटा हुआ जस्ट SI16 का लोकेशन हमें बड़ी आसानी से हमें मिल जाएगा। फिर इसके बाद SI17 और SI16 के बीच में एक मैग्नेट की दूरी है। SI17 के बाद हमने देखा था कि यह SI17 के बाद यह हमारे नाक वाले रीजन में आ जाता है, हमारे नाक वाले, गाल वाले रीजन या नाक वाले रीजन में SI18 का लोकेशन आ जाता है। तो इसके लिए जब हम ये ओरिजिन में जानते हैं तो इसके लिए अब हम थंब साइड से या डोर्सल साइड से में नहीं होकर फिर हमें यिन साइड में आना पड़ेगा। पामर साइड में, थंब में अगर हम आते हैं तो हम यहाँ आसानी से आप देख लेंगे SI18 हमें, SI17 हमने लास्ट किया था, हमारे इसमें आ रहा है, डोर्सल साइड में आ रहा है। और SI18 का लोकेशन को देखने के लिए इसको वैसे तो जैसे मैंने बनाकर बताया था कि इसको नाक मान ले तो इसके जस्ट सामने हमें SI18 का लोकेशन मिल जाएगा, ये भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अदरवाइज इसको हम दूसरी तरह से अगर लैंडमार्क की सहायता से अगर हम देखना चाहे तो अगर आप यहाँ देखेंगे GB26 के पास, GB26 से हाफ मैग्नेट की दूरी पर हमें हाफ मैग्नेट की दूरी पर ST3 मिल रहा है। GB26 के हाफ मैग्नेट से भी कम की दूरी पर ST3 मिल रहा है, और ST3 से जस्ट सटा हुआ अगर हम देखें, नहीं, GB26 से सटा हुआ हमें मिल रहा है LI19 और LI19 से हाफ मैग्नेट की दूरी पर हमें SI18 का लोकेशन मिल रहा है। इसको या तो हम ऐसे भी देख सकते हैं या गॉल ब्लैडर 2, ये सारा चीज हम जानते हैं कि हमारे ये जितने भी गॉल ब्लैडर की मेरिडियन या इसके स्टमक की मेरिडियन या SI की मेरिडियन, ये सारे हमारे फेस वाले रीजन से शुरू हो रहे हैं। तो इस सबको आधार बना करके हम बहुत आसानी से यहाँ तक पहुंच सकते हैं, SI18 तक पहुंच सकते हैं। या तो हम ST3 को कर ले, क्योंकि हम जानेंगे अगला, अभी आगे भी चर्चा करेंगे कि ST के सारे पॉइंट आंख के नीचे से शुरू होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में और SI18 हम समझ रहे हैं कि हमारे गाल वाले रीजन में शुरू हो रहे हैं, तो ये दोनों शुरू नहीं, वहाँ लोकेटेड है, इसका लोकेशन वहाँ है गाल वाले रीजन में। तो इस तरह से ST3 और SI18 को हम ST3 के सहायता से बहुत आसानी से ST18 को भी हम लोकेट कर सकते हैं, SI18 को हम बहुत आसानी से लोकेट कर सकते हैं। और इसके बाद SI19 को ढूंढना बिल्कुल भी ये नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका एंड पॉइंट हमारे ईयर के मिडिल में जहाँ ये ग्रूव होता है, मुंह खुलने के बाद जहाँ ग्रूव मिलता है वहां होता है। तो इस तरह से हम या तो कान वाला इसका कॉरेस्पॉन्डेंस बना ले, थंब में कान का कॉरेस्पॉन्डेंस बनाकर वहां हम आसानी से ढूंढ पॉइंट लगा सकते हैं। नहीं तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर इसके साथ ST17 के साथ को रिलेट कर सकते हैं, उस तरह से भी हमें मिल जाएगा। या GB25 और GB26 के बीच में हम ईयर वाले रीजन में, थंब के साइड में, मिडिल इंडेक्स फिंगर के साइड में GB25 और GB26 के बीच में हम हॉरिजॉन्टली अगर लाइन खींचे तो हमें वहां पर SI19 का लोकेशन मिल जाएगा। तो इस तरह बहुत सारी चीजों को आधार मानकर, जिसको बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं, आपका माइंड जिसको बहुत आसानी से समझ सकता है, उसको आधार मानकर हम बहुत तरह से ये हेड वाले रीजन के जितने भी पॉइंट है उसको बहुत ही अच्छे से हम लोकेट कर सकते हैं। इस पर मैं इसलिए इतना जोर लगा रही हूँ कि यही सारा देख कर लगता है कि
कहाँ कहीं गॉल ब्लैडर के पॉइंट हैं, कहीं ट्रिपल बॉर्मर के हैं, कहीं एसआई के, एलआई के हैं, यूबी के हैं और जीबी के। ये लैंडमार्क तो है ही, इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है। लेकिन अगर ओरिजिनल में हम इसको करस्पॉन्डेंस के आधार पर समझे या ओरिजिनल पाथवे के आधार पर भी समझे तो बहुत ही आसानी से हेड वाले रीजन के पॉइंट हमें याद हो जाएंगे और बहुत ही अच्छी तरह से उसके लोकेशन पर, परफेक्ट लोकेशन पर पहुंचकर उसको हम पॉइंट को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने एसआई मेरिडियन के सारे पॉइंट, ओरिजिनल पाथवे और पॉइंट वाइज लोकेशन को देखा। इसमें अगर किसी तरह का कोई डाउट है या कुछ बताना चाहे आप लोग या पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। सर आगे चलूं फिर? आगे। ठीक है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि समझाने की, उम्मीद है कि आप सभी समझ रहे होंगे, सबको आता भी होगा। यस मैम, बहुत अच्छा क्लियर हो रहा है। मैम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से समझ में आया। अच्छे से आ रहा है मैडम समझ में। मैं समझ रही हूँ, सबको समझ में आ रहा होगा। बस सिर्फ इतना ही कहूंगी कि ये इतना घौच पौच है ना थंब के एरिया में कि मैं पहली बार मैं इतना डरती थी, पूरा मैंने देख लिया और थंब वाले एरिया को मैं छोड़ती थी कि आज नहीं कल करूंगी। फिर जब इसका कॉरेस्पॉन्डेंस और ओरिजिनल में जब हमने इसको किया, निरंजन सर की क्लास को देख सुनने के बाद या अटेंड करने के बाद जब ओरिजिनल में देखा फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब लगता है कि सबसे आसान ये थंब वाला एरिया ही है, सिर्फ इसलिए कि ओरिजिनल और इसका करस्पॉन्डेंस समझकर। क्योंकि इसके सारे जितने भी पॉइंट आप कहेंगे कि कोई आंख के पास है, कोई नाक के पास है, कोई आईब्रो के ऊपर है, कोई बीच में है, तो करस्पॉन्डेंस अगर आप याद ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से कभी भी किसी भी सिचुएशन में आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका गॉल ब्लैडर का ये या एसआई का 19 या एलआई का जीबी किसी भी पॉइंट पर आसानी से पहुंच सकते हैं। तो इसके साथ मैं दूसरा अपने आज का जो दूसरा ये है मेरिडियन है उसकी तरफ चलती हूँ। दूसरा है हमारा दूसरा है स्टमक। दूसरा है नहीं, लेकिन हमारे ब्यूल चार्ट में जिस तरह से उसका सीरीज बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग मैं बताना चाहूंगी कि उसमें दूसरे नंबर पर आ रहा है हमारा, दूसरे नंबर पर नहीं, ये यांग ऑर्गन फिंगर का तो सारा यांग ऑर्गन मेरिडियन खत्म हो गया। अब हम चलते हैं अपने यांग में ही, जो हमारे फेस से शुरू होकर या फेस से एंड होकर, जहाँ ये है लेग से शुरू होकर, फिंगर से फुट से शुरू होकर के हमारे हेड रीजन में खत्म होते हैं या हेड रीजन से शुरू होकर फुट में खत्म होते हैं, उसकी तरफ चलते हैं यांग ऑर्गन के। उसमें पहला नंबर पर है हमारे पास रिंग फिंगर में हमारा एसटी मेरिडियन, स्टमक मेरिडियन है। तो स्टमक मेरिडियन के बारे में कुछ थोड़ी सी बातें जानने के बाद फिर हम इसका ओरिजिनल और ब्यूल में इसका पॉइंट का लोकेशन देखेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि यह अभी तक हमने देखा था कि एसआई मेरिडियन के बारे में, और एसटी मेरिडियन को हम सभी जानते हैं कि यह अर्थ एलिमेंट का यांग ऑर्गन है। इसका कपल या यिन ऑर्गन है स्प्लीन, जिसके बारे में पहले ही हमने चर्चा कर ली है। सबसे पहले हम इसके ओरिजिनल में पाथवे को देखेंगे। तो इसके बारे में जानने के पाथवे को देखने के लिए हम सभी जानते हैं कि इसका जो पॉइंट नंबर 1 होता है वह हमारे आंख के जस्ट नीचे से शुरू होता है और ST4 तक हमारे लिप्स तक आता है। एक सीधी लाइन में ST4 तक हमारे लिप्स तक आता है। फिर अगर इसके पॉइंट 5 और 6 की बात करूं, अगर ST के ST के अगर पॉइंट की 5 और 6 पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो हमारे ST4 तक, जैसा कि बताया, स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। उसके बाद ये हल्का सा स्लांट होकर के हमारे जॉ वाले एरिया में ST5 आता है। ST5 से फिर ये ऊपर की तरफ आगे बढ़ता है, ST4 और ST6 को अगर मैं देखूं तो वह एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में, लेकिन डिस्टेंस है दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में आ रहा है। उसके बाद फिर यह आगे बढ़ता है आगे, तो जहां पर हमारा SI19 खत्म हुआ था उसके आसपास ही ST का 7 नंबर पॉइंट आ रहा है। उसके बाद यह आगे बढ़ते हुए हमारे हेड रीजन में पहुंचता है ST8। फिर वहां से आगे बढ़ते हुए कान के बीचों बीच जहां SI का लोकेशन था वहां ही आसपास से वहां पर स्टमक का 7 पॉइंट है। उसके बाद यह ST7 आगे बढ़कर हमारे हेड रीजन में जाता है, ST8 का लोकेशन। फिर वहां से यह कहीं और नहीं मूव करके सीधे हमारे ST9 का लोकेशन अगर देखें तो वह नीचे हमारे नेक रीजन में आ रहा है, ये सारी चीजें है ये यांग ऑर्गन। लेकिन अभी तक जितना देखा है, इसका सारा का सारा लगभग
इसके सारे पॉइंट हमारे, इसका मेरिडियन का जो पाथवे है वो भी ओरिजिनल में भी और इसमें भी देखेंगे, ब्यूल में भी सारे यन साइड में ही आ रहे हैं। तो इस यन साइड में आ रहे हैं। तो ST9 का अगर मैं बात करूं तो ST8 से सीधे वो नीचे हमारे नेक रीजन में आ रहा है। वहां के बाद फिर सीधी लाइन में एक एक कोण की दूरी पर ST8, ST9, ST10 और ST11, ST9, ST10 और ST11 का लोकेशन आ रहा है। इसके बाद ST11 तक लोकेशन देखने के बाद वो सीधी आ रहा है। फिर वह हमारे आर्म के या शोल्डर के साइड में हल्का सा हॉरिजॉन्टली ST11 और ST12 हॉरिजॉन्टली ही एक कोण की दूरी पर है, हॉरिजॉन्टली एक कोण की दूरी पर ST12 है। वहां से वो सीधा आगे बढ़ते हुए, अगर इसको हम देखना चाहे बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कि ST17 हमारे बिल्कुल निप्पल, ST17 पॉइंट का ओरिजिनल में अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल निप्पल पर उसका लोकेशन आता है ST17, और ST18 फिर उससे एक कोण नीचे आ रहा है। तो ST18 तक बहुत आसानी से आप ओरिजिनल में बहुत आसानी से देख सकते हैं। फिर यहाँ से फिर यह हमारे ग्रोइंग एरिया, हमारे रिब के साइड से होते हुए ST19 अपना पाथवे को हल्का चेंज करता है। यह अभी तक यह हमारे इसमें चल रहा था, रिब वाले रीजन में चल रहा था। नीचे आने पर यह अपना पाथवे हल्का चेंज करता है ST19। फिर वहां से सीधे हमारा ग्रोइंग रीजन तक ST30 का लोकेशन है। ST30 ओरिजिनल की बात कर रही हूँ। ST30 हमारे यन साइड में ही ग्रोइंग रीजन तक ST30 का लोकेशन है। उसके बाद ये हमारे थाई रीजन की तरफ जाता है, थाई जॉइंट के पास से होते हुए ST31 से फिर यह आगे बढ़ता है। ST31 से ST अगर 35 की बात करूं, हमारे थाई रीजन में ST31 में एंटर किया और ST31 थाई रीजन में एंटर किया और नी जॉइंट पर के जस्ट हल्का ऊपर या नी जॉइंट पर ही ST35 का लोकेशन है। और ST36 जो बहुत ही अच्छा होमोस्टेसिस पॉइंट है, वह हमारा पटेला होता है थंब साइड की बात करिए, थंब साइड में पटेला के जस्ट नीचे या सटा हुआ ST36 होता है। फिर यह अपनी सीधी लाइन में चलते हुए ST39 तक पहुंचता है। ST39 के बाद जैसा कि बताया कि सारे मेरिडियन थोड़ा बहुत भी पाथवे जरूर चेंज करते हैं। ST39 के बाद फिर यह ऊपर की तरफ आता है, थाई या नी जॉइंट की तरफ आता है ST40। तो इसको ST40 को ऐसे भी समझ सकते हैं, या ST30 से हाफ कोण की दूरी पर ओरिजिनल में ST37 से हाफ कोण की दूरी पर ST40 का लोकेशन आ रहा है ओरिजिनल में। फिर ST40 को जब हम लोकेट कर लेते हैं तो वहां से फिर हमारे पास जो 5 पॉइंट हैं, जैसा कि ST45 लास्ट पॉइंट होता है, वहां से हमें बहुत आसानी से ये 5 पॉइंट बहुत आसानी से थोड़े से समझ से या एफर्ट लगाकर ही हम समझ सकते हैं। ST40 और ST41 का लोकेशन अगर आप देखेंगे तो हमारे बिल्कुल एंकल जॉइंट पर है, एंकल जॉइंट पे बीचों बीच है। ST41 एंकल जॉइंट में बिल्कुल बीचों बीच है। वहां से अगर हम ST41 से एक कोण की दूरी पर ST42, ST43, ST44 को अगर आप देखेंगे तो बहुत हमारा सेकेंड टो और थर्ड टो जहां ज्वाइंट हो रहा है, जहां दोनों मिल रहा है, वहां एक्यूरेट जगह है ST44 का। उसका लास्ट है इसका सेकेंड टो, हमारा सेकेंड टो है। सेकेंड टो में हमारा टिबिया फिबुला साइड में या स्मॉल फिंगर के टुवार्ड्स नेल जहां सट रहा है स्किन में, वहां ST45 का लोकेशन आता है। तो हमने एक ओरिजिनल में इसका पाथवे देखा। अब स्टमक के बारे में कुछ बातें जानने के बाद फिर हम इसका लोकेशन, पॉइंट वाइज लोकेशन देखेंगे। तो इसमें टोटल पॉइंट जैसा कि अभी बताया 45 होता है टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। ऑर्गन क्लॉक के अकॉर्डिंग अगर कॉस्मोस से एनर्जी पाने का इसका टाइम हम जानते हैं 7 to 9 AM सुबह में है। टोनिफिकेशन कलर इसका येलो होता है और यह LI लार्ज इंटेस्टाइन की मदर होती है। फिर इसका अगर हम इसके पॉइंट्स के बारे में कुछ जाने तो ऑर्गन सोर्स पॉइंट या डार्कनेस पॉइंट इसका ST42 है। अलार्म या फ्रंट शू पॉइंट है CV12। एसोसिएटेड पॉइंट या बैक शू पॉइंट है इसका UV21। लियो कनेक्टिंग पॉइंट या हॉटनेस पॉइंट है ST40। एक्यूमुलेटिंग या जी क्लेफ्ट पॉइंट है ST34। हॉरेरी या इट्स ओन इसका अपना पॉइंट ST36 है। मेटल या बात पॉइंट या जिंग बेल पॉइंट है ST45। वाटर या पित्त या यूंग स्प्रिंग पॉइंट है इसका ST44। वुड या शू स्ट्रीम पॉइंट है ST43।
फायर या जिंग रिवर पॉइंट है इसका ST41, अर्थ या कफ या हीसी पॉइंट है ST36, सेडेशन या सन पॉइंट है ST45, या टोनिफिकेशन या मदर पॉइंट है इसका ST41। तो इस तरह से हमने इसका ओरिजिनल में देखा। अब हम अपने प्रैक्टिकल के लिए ब्यूल में इसका हम लोकेशन देखते हैं। तो जैसा कि है कि ये जैसा कि बताया कि यह रिंग फिंगर में इसका स्टार्टिंग इसका फेस वाले एरिया से होता है और एंड इसका रिंग फिंगर में है। तो हम इसके देखते हैं ST1 का लोकेशन कहाँ है। जैसा कि ओरिजिनल में हमने बताया कि आंख के जस्ट नीचे से होता है, तो ब्यूल में भी इसका लोकेशन वही होगा। तो इस तरह से हम ये देखें ST1 को समझाने से पहले ये बताना चाहूंगी कि अगले क्लास में हम यूरिनरी ब्लैडर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज सिर्फ UV1 के बारे में बताओ। UV1 के बारे में हम सभी जानते हैं कि हमारे कैंथर, हमारे आई का जो कॉर्नर है नोज साइड से है, वहां से शुरू होता है UV1, और हमारा ST1 जैसे कि बताया आई के नीचे से शुरू होता है। तो इस दोनों में ओरिजिनल में अगर इतना डिफरेंस है तो ब्यूल में भी आसपास ही ये दोनों मिलेंगे। तो अब इसको हम देखते हैं। ST1 आप देख पा रहे होंगे यहाँ। ST1 का लोकेशन या तो इसके साथ हम कंपेयर करें या गॉल ब्लैडर 3 के साथ कंपेयर कर सकते हैं, या अगर अपने लैंडमार्क की मदद लेते हैं तो GB25 के पास हमारा Li20 का नंबर है। Li20 खत्म हो रहा है, और Li20 से हाफ मैग्नेट से भी कम दूरी पर अगर हम देखें तो ST1 का लोकेशन हमें मिल रहा है। हाफ मैग्नेट की दूरी पर भी अगर हाफ मैग्नेट की अगर दूरी रखते हैं तो ST1 नंबर मिल रहा है। तो यहाँ हम अपने लैंडमार्क की मदद ले सकते हैं। GB25 लैंडमार्क एज ए लैंडमार्क अगर हम लेते हैं तो इससे सटा हुआ बिल्कुल हमें मिल रहा है Li20। Li20 से हाफ मैग्नेट की ऊपर, थंब के ऊपर वाले रीजन में अगर हम लगाएं एक मैग्नेट अप्लाई करें तो हाफ मैग्नेट की दूरी पर ST1 का हमें लोकेशन मिल जाएगा। या इसको हम GB गॉल ब्लैडर 3 से भी अगर कंपेयर करें, 22 से कंपेयर करें, जो भी आपको 21 से कंपेयर लोकेशन लगाने के लिए, लोकेट करने के लिए अगर कंपेयर करें तो ये ST1 तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। ST1 के बाद हमने देखा था कि ST4 तक वो एक सीधी लाइन में आती है हमारे लिप्स तक। तो ST1, ST2, ST3, इसके बाद हमने देखा ST3, ST4 एक सीध में हमें मिल रहा है। इसको या तो ऐसे हम देख सकते हैं या अपने लैंडमार्क GB27 से भी कंपेयर कर सकते हैं। ST4 का लोकेशन हमें मिल जाएगा। फिर इसके बाद ST5 हमें हमारा जो थंब है उसके बाद पिथ जॉइंट पर एक्यूरेट उस जगह पर हमें मिल जा रहा है, टुवार्ड्स इंडेक्स फिंगर, क्योंकि GB मेरिडियन के जस्ट सब साइड में है। इंडेक्स फिंगर की साइड में GB मेरिडियन बिल्कुल बीचों बीच है। तो ये सारे के सारे जितने मेरिडियन के बारे में हमने अभी SI के बारे में चर्चा की है, अभी स्टमक कर रहे हैं, ये सभी टुवार्ड्स इंडेक्स फिंगर साइड में है। ST5 बात पिथ जॉइंट पर आ रहा है। फिर वहां से अगर हम देखें ST5, जैसा कि हमने देखा था कि ST5 के बाद फिर ये अपना पाथवे हल्का सा चेंज करता है। तो ST6 फिर हम बात पिथ जॉइंट के ऊपर आ रहा है। ST5 बिल्कुल जॉइंट पर आ रहा है और ST6 उससे एक मैग्नेट के ऊपर आ रहा है। या तो इसको इससे हम कंपेयर कर सकते हैं, या हमारे पास एक बहुत ही अच्छा लैंडमार्क है CB24 कंसेप्शन वेसल। CB24 से अगर हम एक मैग्नेट की दूरी पर थंब में टुवार्ड्स इंडेक्स फिंगर लगाते हैं तो हमें ST6 का पॉइंट लोकेशन मिल जाता है। ST6 पॉइंट का लोकेशन मिल जाता है वहां से, कि जैसा कि हमने देखा था कि फिर वह बहुत ही आसानी से फिर ST7 तक हम पहुंच सकते हैं, फिर SI19 की सहायता से, क्योंकि हमने देखा था SI19 के आसपास ही ओरिजिनल में देखा था SI19 के जस्ट आसपास ही हमारा ST7 का लोकेशन था। या तो ऐसे आप पहुंच सकते हैं, या लैंडमार्क GB26 जो भी आपको आसानी से समझ में आए उसको आप आधार बना सकते हैं। ST7 के बाद फिर यह हम जैसा कि हेड के रीजन में जाता है तो हमारा थंब का ऊपर साइड हेड को डिनोट करता है। तो ST8 को हम आराम से बिना किसी पाथवे को चेंज किए हुए थंब के टिप पर GB20 आ रहा है, उस GB20 आ रहा है, लेकिन उसी को अगर आधार बनाकर थंब के इधर इंडेक्स फिंगर साइड में अगर हम देखें तो हमें ST8 का लोकेशन मिल जाएगा। या इसके आसपास बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिसको आप माइंड में रखकर या आधार बना करके इस तक पहुंच सकते हैं। GB23 कर सकते हैं, UV का 5 नंबर ले सकते हैं, या गॉल ब्लैडर 15 ले सकते हैं। इससे बहुत आसानी से आप थंब के टिप पर
इंडेक्स साइड में हम ST8 के लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद हमने देखा था ओरिजिनल में ST8 के बाद यह सीधे वो हमारे सर से होते हुए सीधे नेक वाले रीजन में पहुंचती है। तो ऐसा ही इसमें व्योल में भी होगा। यहाँ से ST8 के बाद हम देखते हैं ST9। ST9 का लोकेशन आप आराम से यहाँ देख सकते हैं। यह नेक के नीचे आता है, तो यह जॉइंट के नीचे आएगा। और LI18 के साथ इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। इसका लैंडमार्क की तरह आप LI18 को यहाँ यूज कर सकते हैं। या अगर आप ओरिजिनल लैंडमार्क की बात करें तो CV12 को आधार बनाकर के CV12 तक हमारा ST12 का आ रहा है। CV22 के जस्ट सामने में हमें मिल रहा है ST का 12 नंबर। और ST12 और अगर ST11 की अगर मैं बात करूं, CV22 के जस्ट सामने ST11 का लोकेशन मिल रहा है। मैं आप लोगों को कंफ्यूज तो नहीं कर रही हूँ। CV22 के जस्ट सामने हमें मिल रहा है ST11 का पॉइंट। और इससे हाफ मैग्नेट की अगर ऊपर की तरफ फिर चलूं, मैं ऊपर की तरफ चले तो ST10 का लोकेशन हमें मिल जाएगा। और ST10 से हाफ मैग्नेट के ऊपर अगर हम जाते हैं तो हमें ST9 का लोकेशन मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने ये भी देखा कि यहाँ हमें ST5 से लेकर के ST11 तक को, अगर ST5 को एक ज्वाइंट में हम रखें और ST11 को दूसरे कफ ज्वाइंट में रखें तो इसके बीच में ST10 और ST9 को हम लोकेट कर सकते हैं। बहुत आसानी से हम इसको लोकेट कर सकते हैं। फिर ST11 के बाद हम देखें हॉरिजेंटली। इसमें हमने देखा था कि बिल्कुल हमारे नेक रीजन में भी बिल्कुल हॉरिजेंटली इसमें 1 कोण की दूरी है। तो ST11 और ST12 में हाफ मैग्नेट से भी कम या दोनों सटा ही बिल्कुल सटा ही दोनों का लोकेशन है। सिर्फ इतना करना होगा हमें कि ST11 हमारा CV कंसेप्शनल वेसल मेरिडियन के साइड में होगा और CV12 हमारा इधर इंडेक्स फिंगर के साइड में आएगा। फिर अगर ST12 के फिर आगे हम देखें तो ST12 से आगे ST13 को या तो हाफ मैग्नेट की दूरी पर ले सकते हैं, अदरवाइज इसको हम ST11 तक एक सीधी लाइन खींचते हैं। ST11 तक अगर हम सीधी लाइन खींचते हैं तो इसको खींचने के लिए भी फिर से हम अपना लैंडमार्क, जिसमें कि CV11 आप देख पा रहे होंगे हमारे चार्ट में, CV कंसेप्शनल वेसल का 11 नंबर पॉइंट आपको दिख रहा होगा। उसके जस्ट सामने CV18 का लोकेशन है। कंसेप्शनल वेसल के जस्ट सामने हमें CV का 18 नंबर, ST का 18 नंबर मिल रहा है। और इन सब के बीच में CV11 के हाफ मैग्नेट या सटा हुआ बिल्कुल किडनी का 18 पॉइंट है, किडनी 18, उससे सटा हुआ जस्ट हमें ST22, जिसकी की अभी हमें जरूरत होगी, ST22 का लोकेशन हमें मिल रहा है। और ST22 से हाफ मैग्नेट ऊपर की तरफ अगर हम लेते हैं, हाफ मैग्नेट ऊपर की तरफ लेते हैं, डिस्टेंस अगर स्लांटेड डिस्टेंस रखते हैं हाफ मैग्नेट ऊपर की तरफ, तो ST22 से हाफ मैग्नेट ऊपर की तरफ स्लांट लगाते हैं तो वह एक्यूरेट जगह हमें मिल जाएगा, लोकेशन मिल जाएगा ST18 का। अब जब ST18 हमने लोकेट कर लिया है तो और ST12 हमें मिल चुका है, हमारे कफ ज्वाइंट पर है, तो इसके बीच में सारे मैग्नेट के बीच में आप देख रहे होंगे हाफ मैग्नेट की दूरी है सारे पॉइंट के बीच में। ST12 हाफ मैग्नेट, ST13, 14, 15, 16, 17 और 18। समझना सिर्फ हमें 18 को लोकेट करने में थोड़ा सा एनर्जी हमें लगाना होगा। तो ST18 को एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगी कि ST18 को देखने के लिए, लोकेशन को लोकेट करने के लिए, पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम अपने CV11 लैंडमार्क CV11 को हम आधार बना सकते हैं। CV11 से जस्ट सटा हुआ किडनी का 18 नंबर, किडनी से जस्ट सटा हुआ ST का 22 नंबर, और ST22 पर जब हम पहुंच जाएंगे तो वहां से स्लाइटली स्लांट जब ऊपर आएंगे तो वहां एक्यूरेट हमें जगह मिल जाएगा ST का 18 नंबर। इतना होने के बाद ST18 तक पहुंचने के बाद, जैसा कि हमने देखा था कि ST18 के बाद फिर हमारे ग्रोइंग एरिया में ST19 वाला, ग्रोइंग एरिया नहीं, हमारे रिब से साइड होकर रिब से हमारे कंसेप्शनल वेसल की तरफ स्लाइटली यह मुड़ता है ST19। तो यहाँ भी अगर हम ये देखें, ST19 को ढूंढ पाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हम अपने लैंडमार्क को ले सकते हैं। CV14 के जस्ट सामने 1 मैग्नेट की दूरी पर हमें ST19 का लोकेशन मिल रहा है। तो इसको हमें ST18 के साथ इसको रिलेट भी नहीं करेंगे, फिर भी बहुत आसानी से हम ST19 को लोकेट कर सकते हैं CV14 से इसको रिलेट करके। CV14 हम सभी जानते हैं हमारे ग्रुप में आता है, CV14 का ये लोकेशन है, ग्रुप में आता है। और ST चैनल हमारा थंब के साइड से चल रहा है, तो हम इस साइड नहीं जा करके
इस साइड में जाकर के सीबी 14 से और एसटी के इस चैनल में एसटी मेरिडियन का जो ये लाइन आ रहा है हमारा इस एरिया में, इससे अगर एक मैग्नेट की दूरी पर करते हैं तो हमें एसटी 19 लोकेशन मिल जा रहा है। और एसटी 19 का जब हम लोकेट कर लेते हैं तो एसटी 19 से आप देख पा रहे होंगे कि एसटी 30 तक, और ओरिजिनल को भी अगर याद करें तो वहां भी हमारा एसटी 19 से लेकर के एसटी 30 तक, ये हमारे ये ग्रोइंग रीजन तक एसटी 30 तक बहुत एक सीधी लाइन में सारे के सारे पॉइंट का लोकेशन था। तो इसको या तो सीधी लाइन में हाफ मैग्नेट की दूरी पर आप अप्लाई कर सकते हैं, या याद रखने के लिए इसको यहाँ पर बहुत सारे किडनी के हैं, किडनी मेरिडियन के सारे पॉइंट को लैंडमार्क बना सकते हैं, या सीबी को जो इसका ओरिजिनल हमारे बेयोल चार्ट का जो ओरिजिनल लैंडमार्क है उसको बड़ी आसानी से आप आधार बना करके कंपेयर करके इसके एसटी के 19 से लेकर 30 पॉइंट तक को बहुत आसानी से आप यहाँ देख सकते हैं। तो एक बार हम देखते चलते हैं। सीबी 14 के जस्ट सामने सीबी 19, सीबी 13 के सामने आप देख पा रहे होंगे सीबी 20, फिर सीबी 12 के जस्ट सामने एसटी 21, सीबी 12 के जस्ट सामने एक मैग्नेट की दूरी पर एसटी के ये में एसटी मेरिडियन के लाइन में एसटी 21, सीबी 11 के जस्ट सामने एसटी 22, सीबी 10 के सामने एसटी 33, सीबी 9 के सामने एसटी 44, फिर सीबी 8 के जस्ट सामने एसटी 25, सीबी 7 एसटी 26, सीबी 6 के बीच में कोई भी पॉइंट नहीं है एसटी का, जबकि सीबी 5 के जस्ट सामने हमें के 14 भी मिल रहा है, किडनी का 14 भी मिल रहा है, और एसटी 27। ये अगर तीनों पॉइंट को अगर अप्लाई करना पड़े तो इसमें कोई भी दूरी नहीं रहेगी, सारा मैग्नेट एक साथ हम तीनों को अप्लाई कर सकते हैं एक टेप में लेकर। सीबी 4 के जस्ट सामने एसटी 18, एसटी 28, तो सीबी 4 या सीबी 12 का जो जहां हमने देखा था एसटी 21 का भी बहुत सारे प्रोटोकॉल में पेट की समस्या के लिए इसका ये आता है, इसको हम अप्लाई करते हैं इस पॉइंट को। या सीबी 4 के जस्ट सामने जहां हमें एसटी 28, इस पॉइंट को भी हम सीबी 4 से रिलेटेड बीमारी में भी इसको बहुत ही इसका यूज होता है एसटी 28। फिर सीबी 3 के सामने एसटी 29, सीबी 2 के जस्ट सामने एसटी 30, एसटी 30 का इस लाइन में आप देख पा रहे होंगे कि सीबी 2, किडनी 11, एसटी 30, फिर इधर आ जाए हम स्प्लीन का 12 नंबर, स्प्लीन का 21 नंबर और गॉल ब्लैडर का 23, ये सारे एक लाइन में हैं, ये सारे एक लाइन में हैं। इसमें से सब में सारे मैग्नेट सीबी 2, सीबी 11, किडनी 11 सटे हुए रहेंगे, एसटी 30 भी सटा रहेगा, बस एसटी 30 और एसपी 21, स्टमक 30 और स्प्लीन का 21, इनके बीच में एक मैग्नेट की दूरी रहेगी। इसके बाद फिर एसपी 12, एसपी 21 और गॉल ब्लैडर 23, ये तीनों मैग्नेट एक साथ एक टेप में बिल्कुल एक इकट्ठे अप्लाई किए जा सकते हैं अगर जरूरत पड़ी किसी प्रोटोकॉल में, तो इसमें कोई भी डिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ तक हम बहुत आसानी से अभी तक उम्मीद करती हूँ बहुत आसानी से, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है समझने में। एसटी 30 तक हम पहुंच गए। एसटी 30 के बाद आपको याद होगा कि फिर हमारा ये एसटी मेरिडियन ओरिजिनल में भी थाई वाले रीजन में हमारा एंटर करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं थाई वाले रीजन में यह पूरी तरह से यांग साइड में नहीं आता है, लेकिन वह लिटरली साइड में चल रहा है। तो इसको एसटी 31 को देखने के लिए फिर हमें अपने डॉर्सल साइड वाले चार्ट में आना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं जहां हमने ब्योल में जहां मिडिल फिंगर के, अगर आप एसटी चैनल को ही आगे बढ़ाते हैं, एक बात और ऐड करना चाहूंगी, अगर एसटी चैनल एसटी मेरिडियन को ही अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये लाइन सीधी जा रही है हमारे कहाँ, आप देख पा रहे होंगे कि हमारे इसमें जा रही है, लीवर वाले मेरिडियन में जा रही है। अगर इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं लीवर वाले मेरिडियन में, तो इस बात की चर्चा इसलिए कर रही हूँ कि एसटी वाली लाइन जा रही है हमारे मिडिल फिंगर में सीधे जा रही है। अगर इस लाइन को अगर आगे बढ़ाऊं, मिडिल फिंगर में सीधे जा रही है। एसटी 30 का जो ये पॉइंट खत्म हो रहा है, मिडिल फिंगर में ऊपर अगर लाइन को बढ़ाऊं तो मिडिल फिंगर के मिडिल में खत्म हो रहा है। और फिर एसटी 31 की शुरुआत अगर हम देखें तो वह मिडिल फिंगर के बीचों बीच नहीं खत्म हो रही है, जबकि डॉर्सल साइड में मिडिल फिंगर के बीचों बीच हमें गॉल ब्लैडर का 30 नंबर में दिख रहा है। लेकिन एसटी 31 हमें मिल रहा है कहाँ, रिंग फिंगर के इंडेक्स साइड में आ रहा है। उसका चैनल अब आगे बढ़ेगा, स्टमक का चैनल, स्टमक मेरिडियन आगे बढ़ेगी। मिडिल फिंगर में
इंडेक्स फिंगर के साइड में। समझ पा रहे हैं, मैं समझा पा रही हूँ? ST30 तक हमारा ये जो मेरिडियन है, ये मेरिडियन का जो पाथवे है वो आ रहा है, हमारा आ रहा है मिडिल फिंगर के मिडिल में, और ST31 से स्टार्ट हो रहा है, वो आ रहा है मिडिल फिंगर में ही इंडेक्स फिंगर साइड में, टुवर्ड्स इंडेक्स फिंगर। ST31 का लोकेशन हमें यहाँ दिख रहा है। इसको भी हम अपने लैंडमार्क अगर आप बनाना चाहे तो GB1 के देख पा रहे होंगे, GB1 के जस्ट सामने हमें मिल रहा है। GB1 दोनों फिंगर के बीच में है, जबकि अगर ST31 की बात करूं तो यह रिंग फिंगर इन मिडिल फिंगर, यह मिडिल फिंगर में इंडेक्स फिंगर के साइड में, लेकिन दोनों का स्टार्टिंग एक ही जगह से हो रहा है, ST31। फिर ST31 से दो अगर मैं मैग्नेट की दूरी पर रखूं, एक सीधी लाइन में ही ST31 से दो मैग्नेट की दूरी पर ST32, या इसको गॉल ब्लैडर के साथ आप रिलेट कर सकते हैं, या UB का 51, किसी जिससे भी आपको आसानी हो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। फिर अगर मैं ये देखूं ST32 और ST35, आप देख पा रहे होंगे हमारे इस ज्वाइंट पर है ST35, बिल्कुल बीचों बीच उसका लोकेशन है। ST35 से एक मैग्नेट अगर ऊपर आऊं तो ST34, एक मैग्नेट अगर और ऊपर आऊं तो हाफ मैग्नेट ऊपर 33, हाफ मैग्नेट ऊपर 32। तो इस 35 तक हमने देखा, बहुत आसानी से आ रहा है। उससे जस्ट ये अगर इसको नी ज्वाइंट अगर मानते हैं तो इसका ये वाला एरिया पटेला का है, उसके जस्ट नीचे पटेला से सटा हुआ ST36, ST37 हाफ मैग्नेट, ST38 हाफ मैग्नेट की दूरी पर। फिर जैसा कि बताया कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जाकर ये सारे मेरिडियन अपना पाथवे को हल्का चेंज करते ही हैं। तो ST39 तक एक सीधी लाइन आ रही है। फिर ओरिजिनल में भी हमने देखा था कि ये फिर ST40 ऊपर की तरफ आ जाता है, थाई वाले एरिया में, या नी जॉइंट की तरफ अगर मैं कहूँ तो उस तरफ आता है। ST थोड़ा सा ही ऊपर आता है, लेकिन वो ऊपर आता है ओरिजिनल में भी। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ ST40, ST39 से हाफ मैग्नेट अगर स्लांट आप लगाएंगे, ST39 से हाफ मैग्नेट स्लांट ऊपर अगर आप लगाएंगे तो ST40 का रीजन आ रहा है, ST40 का लोकेशन आ रहा है, या इसको आप लोकेट करने के लिए बहुत सारे यहाँ पर आपको पॉइंट मिल रहे हैं, उसका आप सहारा बना सकते हैं, या इसको बिल्कुल आप बीचों बीच भी कर सकते हैं। ST35 और ST41 अगर एक ज्वाइंट पर है, नी ज्वाइंट पर ST45 और एंकल ज्वाइंट पर ST41 है, तो इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच आपको ST40 का लोकेशन मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ ध्यान इतना देना है कि लाइन वही नहीं रहेगी, लाइन बिल्कुल इंडेक्स फिंगर की तरफ सटा हुआ मिडिल फिंगर का एरिया नहीं होगा, बल्कि हल्का सा टुवर्ड्स गॉल ब्लैडर के मेरिडियन के साइड में आ रहा है ST40, लेकिन है बिल्कुल दोनों के बीचों बीच, दोनों जॉइंट के बीचों बीच ST40। फिर ST40 से फिर हल्का स्लांट अपने ही ओरिजिनल लाइन में जाने के लिए, मेरिडियन में जाने के लिए अगर हम ST40 से स्लांट उसी लाइन में अगर करें, या इस ज्वाइंट पर, बाद ज्वाइंट पर अगर लाते हैं, फर्स्ट ज्वाइंट पर लाते हैं, बिल्कुल फर्स्ट ज्वाइंट पर ST41, क्योंकि हमने देखा था एंकल ज्वाइंट पर 41 आ रहा है बीचों बीच, ST41, ST41 से ST45 तक का लोकेशन आप देख रहे हैं कितने आसानी से हाफ मैग्नेट पर सारे के सारे पॉइंट हमें पॉइंट का लोकेशन मिल जा रहा है। ST45 को ही सिर्फ देखना होगा कि हमारे नेल जहां स्किन से मिल रहा है, स्किन से मिल रहा है, नीचे नेल का निचला पोर्शन जहां स्किन से मिल रहा है, ऊपरी पोर्शन नहीं, निचला पोर्शन जहां स्किन से मिल रहा है, वो लोकेशन है ST45 का। तो अगर ST45 को हमें कभी अप्लाई करना हो तो हमारे नेल के ऊपर मैग्नेट को हम टेप की सहायता से नेल के ऊपर हम लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि कितने आसानी से ST के चैनल, ST मेरिडियन के सारे पॉइंट ओरिजिनल अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बिल्कुल यहाँ क्लास में बैठे बैठे ही बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि ST मेरिडियन का लोकेशन, पाथवे और पॉइंट का लोकेशन बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। इसमें अगर किसी को कुछ बताना हो, ऐड करना हो, क्योंकि मैं भी सीख ही रही हूँ, या किसी को कुछ अगर दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं भी हूँ, सर भी हैं, कोशिश करेंगे बताने की। किसी को कुछ पूछना है, कहीं कुछ दिक्कत है समझने में? क्लियर है मैम। थैंक यू। तो सर इस तरह से ये दोनों मेरिडियन, सर इसमें आपको कुछ ऐड करना है? नहीं, देखिए मैं केवल नहीं बताना ये है, केवल कुछ नहीं। मैडम थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम, आप लोग इतने ध्यान से सुनती हैं। नहीं, क्योंकि क्या था, मुझे ST मेरिडियन में बहुत लफड़ा हो रहा था, बट आज मेरा वो पॉइंट क्लियर हो गया। मैम सिर्फ एक ही सजेशन क्या दूं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। सिर्फ ना ओरिजिनल को
ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट क्लास में अगर आप मुझे कोई दूसरा टॉपिक पढ़ाई हो रहा है, आप पूछ देंगे कि ST30 कहाँ है, तो बहुत आसानी से मैं बता दूंगी। लेकिन इतना जरूर है कि अगर थोड़ा सा भी उस पर अगर सोचूं मैं कि ST30 और 31 कहाँ है, तो मैं आसानी से, मतलब आसानी से नहीं, मैं आपको बता सकती हूँ। ये सिर्फ इसलिए कि ओरिजिनल में अगर ध्यान रखेंगी ना कि ST39 से सीधी जा रहा है, फिर ST40 मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, हाई की तरफ। ओके अगर छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगी तो आसानी से पहुंच सकती है वहां तक। ओके, थैंक्स अ लॉट। ठीक है ना? थैंक यू मैडम। थैंक यू। और जब ये पॉइंट आप लोग देख लेंगे ओरिजिनल के पहले देखिए और फिर आप ड्यूल पे चढ़िए तो आपको सरलता होगी। दूसरी बात ये कि बहुत से पॉइंट के लोकेशन के आधार पर जो हम लोग बोलते नहीं है कि लोकल पॉइंट ट्रीटमेंट, आपको तब समझ में आ जाएगा कि आप UB35 क्यों लगा रही हैं, तब आपको लगेगा कि ST21 क्यों हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये भी कंसेप्ट इन्हीं से, अगर जितनी बार आप देखोगे, एक मेरिडियन देखिए, मेरी राय ये है आपको, कभी आप 4 मेरिडियन मत देखिए। जैसे 4 मेरिडियन देखेंगे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। एक मेरिडियन को पकड़िए पहले, वो पूरा देख डालिए, तो उसका जब लोकेशन पाथ समझ में आएगा तो दूसरे का जब दूसरी बार देखेंगे तो लगेगा अरे ये मेरिडियन तो उसके बगल में थी। अब आपको पॉइंट जैसे कंसेप्शन वेसल को जहां करेंगी और उसके बाद किडनी मेरिडियन उसकी पैरेलल चलेगी तो किडनी मेरिडियन क्लियर हो जाएगी, उसके बगल में आपको स्टमक मेरिडियन क्लियर हो जाएगी। और थंब वाले जब भी आप देखिए तो पहले एक मेरिडियन को पकड़िए, उसके पॉइंट पकड़ लीजिए, और ओरिजिनल आप देखेंगे कान के पास है, नाक के पास है, मुंह के पास है। अब मुंह आपको मालूम हो आंख के पास है तो आंख आपको समझ में आ जाएगा कि आंख के पास है, आंख के निचले भाग में है। ऐसे समझिए और फिर इनका प्रोटोकॉल जब आप देखेंगे, पहले इनको देख लीजिए, फिर जब प्रोटोकॉल देखेंगे तो आपको और सरल लगेगा कि अरे ये तो लोकल पॉइंट थे, UB13 UB37। अब आप जहाँ 13 लगाया आपने, बगल में 37 है, तो आपको लगेगा अरे यार एक ही बगल में 13 के बगल में 37 है, 30 लिए लगा रहे हैं। फिर आपने वहां कहीं देखा कि GB4 है और UB23 है, UB47 है, तो आपको देखा होगा तीनों पॉइंट आपको बिल्कुल बगल बगल दिखेंगे। तो अब आपको तब समझ में आ जाएगा कि ये पॉइंट का जो एप्लीकेशन वहां किया है खेमकर सर ने, वो इस कारणों से किया है, और ये कंसेप्ट यही है कि उसके बगल में, तो उससे बहुत आसानी होगी, तो ये सरलता होगी। बार बार इस पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि बार बार आप समझिए। हम लोगों ने फिर चाइनीज को लगभग 3-4 बार हम पहले हम लोग करा चुके हैं, लेकिन इस बार हमारा फिर चाइनीज पूरा क्लियर हो रहा है। अगले उसमें 2 मेरिडियन रह जाएंगी, फिर खत्म हो जाएंगी। उसी तरह आयुर्वेदिक में भी आप ध्यान रखिए, तो आयुर्वेदिक में जितना कराया जा चुका है उसको एक एक पॉइंट को शॉर्ट नोट बना के याद रखिए, तो आपको सरलता हो जाएगी। फिर आप जो एप्लीकेशन पार्ट जो हम लोग देखते हैं उसको जरूर याद रखिए कि लोकल पॉइंट का, तो कभी कभी लोकल पॉइंट हम लोग देते हैं, कभी कभी एनर्जी वाले पॉइंट देते हैं, तो इन सब के आधार पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो बहुत बढ़िया सुधा मैडम, थैंक यू। ST40 का लोकेशन फिर से बता सकते हैं? बिल्कुल मैम, ST40 का बिल्कुल। तो मैम सर माझ्या जवळच फोन आहे, अगं माझ्या जवळच फोन आहे, माझ्या ना फोनची, माझ्या फोनची। मैम बताऊं? यस मैम, यस सॉरी मैम उसका कोई बात नहीं मैम। मैम ये ब्योल में बोल रही है या ओरिजिनल में? हाँ, ब्योल में बताने से पहले सिर्फ अगर ओरिजिनल आपके पास बुक है क्या अभी? चलो मैं ब्योल में ही बता देती हूँ मैम। ST40 आपने पूछा, ST40 को अगर हम लोकेशन अगर जानना चाहे तो हमारे रिंग में, मैं बार बार बोलिए, हमारे मिडिल फिंगर में 2 ज्वाइंट आप देख पा रही होंगी। हमारा 2 ज्वाइंट, पिथ ज्वाइंट और वात ज्वाइंट, इन दोनों के बीच में अगर आप देखती हैं, बिल्कुल बीचों बीच, वात ज्वाइंट और पिथ ज्वाइंट के बिल्कुल बीचों बीच बात है। हाँ, इस मिडिल वाले पोर्शन में, फेलेंजेस में, अगर आप उसको हाफ कर देंगी और एक पैरेलल लाइन बना लेंगे। हाँ, अगर हाफ कर देंगी उसको, दोनों को हाफ कर देंगी, इस बीच वाले फेलेंजेस को हाफ कर देंगी, तो ST40 का लोकेशन मिल जाएगा। लेकिन एक्यूरेट लोकेशन देखने के लिए हमें इसको फिर क्या करना होगा कि ये आप ये देख पा रही होंगी कि ओरिजिनल लाइन में नहीं चल रहा है, ओरिजिनल लाइन में ST40 नहीं है, इसीलिए शायद आपको कंफ्यूजन हो रहा है। 3 लाइन देखिए,
इसके मुझे बीच मैं वाली लाइनें तीन बियोल में लाइन कंफ्यूजन नहीं है, मुझे ओरिजिनल में, मैंने बुक निकाल ली है ओरिजिनल यस की, मैम। मुझे आप ओरिजिनल में प्रॉब्लम आता है। ओके मैम, हाँ ठीक है। ओरिजिनल बियोल में कंफ्यूजन नहीं है, मुझे बियोल में लगा लेती हूँ। तो मैम जैसा कि अभी दोनों को एक दूसरे के सहारे हम समझ सकते हैं। ब्योल को ओरिजिनल के लिए ओरिजिनल के सहारे में, जहां ओरिजिनल में दिक्कत हो रहा है वहां हम ब्योल का सहारा ले सकते हैं। तो जैसे ब्योल में मैंने बताया कि दोनों ज्वाइंट के बीचों बीच है, तो दोनों यस ज्वाइंट के बीचों बीच होने का मतलब क्या है कि एंकल ज्वाइंट, ओरिजिनल की अगर बात करूं, ओरिजिनल में नी ज्वाइंट और एंकल ज्वाइंट के बीच में हमें यस ST40 का लोकेशन मिल जाएगा। इतना समझ में आया? यस यस ठीक है यस। ना? अब हाँ ये इसके बाद हमने ये देखा था कि वो अपना पाथवे हल्का सा चेंज कर रहा है, ST39 से चेंज करके फिर यस बीचों बीच आ रहा है, दोनों ज्वाइंट के बीचों बीच में, लेकिन 39 से लोकेशन चेंज कर रहा है अपना। तो यस लोकेशन यस। चेंज कर रहा है, तो ये हम देख रहे हैं कि ST की लाइन सीधे सीधे आ रही है, बीचों बीच आ रही है, पूरे बीच में तो नहीं है लेकिन बीचों बीच आ रही है। और ST40 वो बिल्कुल हमारा जो ये है हमारा लेग का जो कॉर्नर है, यिंग यांग बॉर्डर कहें या जो भी कहें, उससे हल्का सा सटा हुआ है, हल्का सा, हल्की सी दूरी पर है। अगर हम इससे मैग्नेट अप्लाई मतलब करते हैं स्मॉल फिंगर की साइड चले जाता है थोड़ा सा। स्मॉल फिंगर की तरफ, यस मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। ये हमारा जो ST का ओरिजिनल जो मेरिडियन आ रही है, ओरिजिनल का मेरिडियन का जो पाथवे है वो आप देख पा रही होंगे हमारे सेकंड टोप की तरफ आ रहा है। लेकिन यस ST40, थैंक यू आपको कि आपने मुझे ये ध्यान दिलाया, ST40 हमारा किधर जा रहा है? स्मॉल फिंगर के साइड में जा रहा है। सिर्फ इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है मैम? यस यस दोनों यस। दोनों ज्वाइंट के बीचों बीच आप जगह लेंगी, लेकिन एक्यूरेट जगह के लिए आपको क्या करना है कि बिग सेकंड टो की तरफ नहीं आकर के यह स्मॉल टो की तरफ जा रहा है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। उसको दबाओ तो वहां पे पेन वगैरह मिलेगा क्या? अगर हाँ तो अगर हाँ ST40 से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली वो उस जगह पर एक्यूरेट जगह पर पहुंचेंगी तो वहां पर आपको पेन मिलेगा, हल्का सा भी, लेकिन मिलेगा जहाँ वहां पेन। जहाँ 37 है उसी के बगल में लगा लीजिए राइट साइड में। अच्छा, हाँ वो थोड़ा सा उसी में कंफ्यूज होता है कि एग्जैक्ट लगी है या नहीं, वो पोजीशन थोड़ा सा ऐसा लगता है कि लगा के नहीं नहीं करा। एग्जैक्ट लगी है नहीं, वहां पर आप थोड़ा सा वो चलाइए, प्रोब। प्रोब प्रोब चलाइए, या थोड़ा सा वो प्रोब, वहां प्रोब न चल पाएगा तो वो वुडन वाला चलाइए। हम्म। 2-3 आधार ले सकती है मैम, सर ने सही कहा। ST37 से हाफ मैग्नेट या सटा हुआ ही रहेगा वो एरिया, ST40 का है स्मॉल तो फिंगर देखो, साइड में। आप सब देखिए, लगाना लगाना आपको बिल्कुल सामने है, हाँ सामने के साइड में ही है ना, इधर उधर नहीं। सामने की साइड में बस सामने का है मैम। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके ओके। तो बहुत बढ़िया हम लोग जो है, तो हम लोग का इस तरह जो है अब 2 मेरिडियन बाकी रह गई हैं। अब एक क्लास में हम लोग का पूरा हो जाएगा UB और GB। तो हम लोग जो है तब तक जो है खेमका सर को हम लोग याद करते हैं, उनकी एनर्जी को याद करेंगे। जो भी आपको ज्ञान आपके पास है उसको ट्रांसफर जरूर करिए किसी को, ताकि आपका ज्ञान बढ़े और सामने वाले का भी ज्ञान बढ़े। तभी खेमका सर का सपना पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग विदा लेते हैं। और हम लोग अब हम लोग कुछ क्लासेस जो है शुरू होने जा रही है सेमेस्टर 3 की। तो वो क्लासेस